मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज इंटरव्यू के जो सेशन चल रहे थे उसके अगले पार्ट को हम लोग करते हैं। बीच में चूंकि अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी जिसके कारण रोक दिया गया था और आप लोग भी थोड़े से नकारात्मक हो गए थे, लेकिन जैसे माननीय अध्यक्ष का आगमन हो चुका है जिसके कारण निश्चित रूप से आप लोग पॉजिटिव हो गए होंगे और जो 342 सीटों के लिए आपकी नियुक्ति होनी है सिविल सेवा में, झारखंड सिविल सेवा में, और सीडीपीओ के लिए 64 सीट्स जो हैं। इसके अलावा और भी अन्य पद हैं, लेकिन जो रेनेशा इसमें जो सिविल सेवा के क्लासेस चलते हैं तो यही दोनों पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पर क्लासेस चले हैं और इसके ही इंटरव्यू क्लासेस भी चल रहे हैं। तो इसी को केंद्र में रख करके जो इंटरव्यू से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला है जो 7वां जेपीएससी में भी दिया गया था, जिसका लाभ 7वें जेपीएससी के लगभग अधिकांश ऑफिसर्स ने उठाया था। इस बार भी मैंने 10-12 वीडियो फर्स्ट राउंड में दिया, जुलाई से सितंबर तक। बीच में भी 1-2 वीडियो मैंने दिया था। फिर इधर आपका जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध करा दूं। लेकिन हर दिन अगर आप क्लास करना चाहते हैं, नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और इंटरव्यू की एक बेहतर गाइडेंस के अंतर्गत आपको तैयारी करना है तो इसका जो पेड बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ 14th जेपीएससी के फाउंडेशन बैच भी शुरू हो चुके हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ क्लासेस कभी नहीं रुकते हैं, यहाँ पर सीजनल टाइप का नहीं होता है। ये जेपीएससी को टारगेट रख के, चाहे इंटरव्यू हो, प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, तीनों को टारगेट रख करके यहाँ पर निरंतर आपके क्लासेस चलते रहते हैं। यहाँ पर जुड़ने के बाद आपको बाहर से कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है और सिविल सेवा का जो नेचर होता है उसके अनुसार यहाँ पर स्टडी कराया जाता है। राइटिंग पर यहाँ पर बहुत बल दिया जाता है, जिसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू बैच के लिए या जेपीएससी 14th बैच के लिए। जहां तक 14 जेपीएससी की वैकेंसी की बात है तो चूंकि नए अध्यक्ष आए हैं तो जैसा कि आपको पता है लगभग 1700 से अधिक पदों पर नियुक्तियां शेष हैं। अब जैसे ही और नियुक्तियां पूर्ण होंगी उसके बाद खास करके जो सिविल सेवा 11th वाले हैं और सीडीपीओ की नियुक्ति को लगता है कि प्राथमिकता में रखा जाएगा सिविल सेवा वाले सेक्शन में जेपीएससी के अध्यक्ष के द्वारा। और जैसे ही यह प्रक्रिया 11th वाली पूर्ण होती है, 14th की वैकेंसी आ जाएंगे। तो जहां तक उसकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की बात है तो अभी डेट तो नहीं आया है, लेकिन एक टारगेट रख करके आपको तैयारी करना है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा को हमारे विचार से जून के बाद आप मान सकते हैं कि कभी भी हो सकता है ना। मुख्य परीक्षा इस साल के लास्ट में या जनवरी फरवरी जा सकता है, तो इट मीन्स आपके पास 1 साल के आसपास समय है और अभी भी अलर्ट नहीं होंगे तो लेट हो जाएगा। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं। आपका जेपीएससी 11 जेपीएससी इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी अब शुरू कर देनी चाहिए, है ना। और कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, तो उसकी श्रृंखला को मैं शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक्स बता दूंगा, हालांकि इसका आंसर फॉर्मेटिंग भी है, लेकिन सारा का आंसर यहाँ बताने से वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए उसके लिए पेड बैच आपको ज्वाइन करना होगा। सबसे पहले जो है आपका सिविल सेवा में, जैसा कि झारखंड का ट्रेंड रहा है, जेपीएससी में इंट्रोडक्शन आपका जरूर पूछा जाता है, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि गारंटी है कि आपसे पूछ ही लिया जाएगा, लेकिन अक्सर पूछा जाता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है ये आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए और संक्षिप्त होना चाहिए। इंट्रोडक्शन का अर्थ नहीं होता, ऐसे भी आपने मुख्य परीक्षा को दिया है, मुख्य परीक्षा में जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो क्या आप 200-300 वर्ड में लिख देते हैं, उससे तो कुछ नहीं होता है। उसी तरीके से इंटरव्यू का अगर शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से बाय द वे होता है तो अपना नाम और बोर्ड एग्जाम्स के संदर्भ में जानकारी देंगे और उसके अलावा अपने बैचलर के संदर्भ में जानकारी देंगे। अपने जिला के बारे में बता सकते हैं, है ना। झारखंड का मूल निवासी हूं बोलने की जरूरत नहीं है, जिला के बारे में बताइए, अपनी शैक्षणिक योग्यता को बता दीजिए और अपने हॉबी को बता सकते हैं, और चाहे तो आदर्श को बता सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन
अगर आप डिस्ट्रिक्ट को बताते हैं, ओके, अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को बताते हैं और अपने आइडियल को बताते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट तैयार रहना चाहिए, है ना, डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार है तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए। वहां पर 24 सारे 24 डिस्ट्रिक्ट का पूरा डिटेल में नोट्स वहां पर दे दिया गया है, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से ध्यान में रखते हुए जो जो पूछे जा सकते हैं। झारखंड के अगर आप हैं तो झारखंड के बारे में फुल कंट्रोल आपका रखना है, नहीं भी झारखंड के हैं तो कंट्रोल रखना है। जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, इंट्रो में तभी बताइए जब आपका उस सब्जेक्ट पे ठीक ठाक कमांड है और जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के सिलेबस में रहा है, अन्यथा कोशिश कीजिए अवॉइड करने का। आइडियल आपके माता पिता कोई भी हो सकते हैं, कोई आपका बहुत ही रिनॉन पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आइडियल तभी बताना है जब आइडियल से रिलेटेड जो पूरक प्रश्न आने वाले हैं उसका आप जवाब दे पाए, अन्यथा बताने से आपको बचना है। क्लियर? लेकिन ये सब चीज आशा रखा जाता है कि आपको आना चाहिए बिफोर इंटरव्यू, इतना तो तैयारी आपको करना है ना, तैयारी बहुत कुछ करना है। तो इंट्रो और आइडियल के बारे में आपका इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बात किया। इसके अलावा आइडियल के बारे में भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपका आदर्श कौन है, तो आप माता पिता या किसी रिनॉन पर्सन को आप बताते हैं, अपने आप को भी बता सकते हैं, हालांकि यह सलाह नहीं दी जाती है यहाँ पर कि अपने आप को आप आदर्श बताइए, क्योंकि थोड़ा सा समस्या में पड़ जाएंगे। नहीं बता सकते, इंटरव्यू में कोई भी आपका आंसर जो होता है हाँ या नहीं में आपका कि इसी पक्ष में आपको रहना है, इसी पक्ष में रहना है, 99% मामलों में सारे आंसर सही होते हैं और हजारों आंसर हो सकते हैं। हाँ या नहीं के दायरे से बाहर निकलिएगा तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। क्लियर? वो आपके तर्क क्षमता, आपके ज्ञान विस्तार, आपके अनुभव पर आधारित होते हैं। आप किसी भी आंसर को अगर तर्क सहित सेटिस्फाइड कर देते हैं अपने इंटरव्यू बोर्ड मेंबर को, तो वो सही आंसर है। इसमें गलत और सही का कोई मैटर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंट्रो। आइडियल का अर्थ होता है कि आपका अगर पिता को आपने आइडियल बनाया, किसी नेता को बनाया, किसी राइटर को बनाया, किसी साइंटिस्ट को बनाया, किसी भी व्यक्ति को बनाया, तो आखिर ऐसा उनमें क्या गुण है ना, जो समाज में एक बेहतर संदेश देता है, समाज के लिए बेहतर है। केवल इमोशनल आइडियल नहीं होता है, याद रखिएगा। सिविल सेवा में इमोशन का थोड़ा सा कम परसेंटेज होता है, सेंसिटिविटी का परसेंटेज होता है, लेकिन बहुत कम होता है ना। केवल इमोशनल तरीके से मेरे मम्मी हैं, पापा ही ये हैं, वो हैं, इसलिए आइडियल हो गए। अगर आपके पापा भी आइडियल हैं तो क्यों है ना, उनका क्या ऐसा योगदान है आपके परिवार के लिए, आस पड़ोस के लिए, समाज के लिए, ठीक है, जो आपको प्रोत्साहित करता है। विपरीत परिस्थितियों में उनका क्या ऐसा वर्क था, ठीक है, जिससे आप प्रोत्साहित हुए और उसका प्रयोग जो है आप सिविल सेवा में कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को तैयार करके रखिए, इसलिए समय देना चाहिए इंटरव्यू की तैयारी में। एट ए टाइम में ये सब थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है, ध्यान रखिएगा। हालांकि घबराना नहीं है, भी टाइम है। इसके अलावा जो आप तैयार कर लेंगे, ब्राइब से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, रिश्वत से रिलेटेड, है ना, कि अगर रिश्वत के लिए दबाव डाला जाता है आपके उच्च अधिकारियों के द्वारा अथवा किसी आपका नेता के द्वारा आपका दबाव डाला जाता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। क्लियर? तो इस सब का उत्तर आपका तैयार होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अधिकारी बनने की क्या योग्यताएं हैं, है ना, अधिकारी बनने की क्या योग्यताएं हैं, इसको तो अच्छा से तैयार कर लीजिएगा। हमारी सलाह रहेगा, लगभग 80% कैंडिडेट से यह प्रश्न तो पूछा जाएगा कि अधिकारी बनने की क्या योग्यताएं हैं। यहाँ पर आप जो नोट्स है उसमें 10-15 योग्यताओं को दे दिया गया है जो आपके व्यक्तित्व से संबंधित होता है, उसमें से आप प्लस माइनस कर सकते हैं। इट मीन्स कोई जरूरी नहीं कि हर योग्यता को आप बोलिए मुझ में ईमानदारी है, ये है, वो है, नेतृत्व क्षमता है। वास्तव में जो जो आपके अंदर है उसमें से पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है, उसको बोलना है। फिर अगर आपके अंदर वो वास्तव में वो गुण है, और अधिकांश गुण होता ही है सभी व्यक्ति में, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता है, वास्तव में अगर वो गुण आपके अंदर है
तो ऐसी स्थिति में उसको सेटिस्फाइड कर पाइएगा। कुछ भी काउंटर क्वेश्चन होगा तो उसका उत्तर दे पाइएगा। क्लियर? जैसे आप सकारात्मक रहते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी, है ना, विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक रहना, नेतृत्व का गुण आप में है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, और दबाव में भी आप कार्य कर सकते हैं, और तीव्र और सटीक निर्णय ले सकते हैं, समस्याओं को भी समस्या है उसके सकारात्मक पक्ष को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए, और एक बेहतर कॉम्बिनेशन के साथ बोलने का इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, झारखंड में ही सर्विस क्यों करना चाहते हैं? जेपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो झारखंड में ही ना सर्विस मिलेगा, है ना, दूसरा स्टेट में तो भेजा जाएगा नहीं। अब यहाँ पर 2 आपका ऑप्शन आता है, झारखंड में सर्विस क्यों करना चाहते हैं। एक जो आपका ऑप्शन है कि आप आउट ऑफ झारखंड हैं, तो आपके लिए आज संभावना ज्यादा बनेगी। आप झारखंड के ही हैं लेकिन किसी और स्टेट में सर्विस करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या उस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, ऐसी स्थिति में अलग उत्तर होगा। आप दूसरे स्टेट के हैं, झारखंड के नहीं हैं, लेकिन आपका इंटरव्यू कॉल हुआ है जेपीएससी में, उस स्थिति में झारखंड में सर्विस क्यों करना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग उत्तर हो जाएगा। एक और केस है ना, आप झारखंड में ही हैं लेकिन यहां सर्विस कर रहे हैं अथवा केवल तैयारी कर रहे हैं, इस स्थिति में आपका उत्तर थोड़ा सा अलग हो जाएगा कि झारखंड में ही क्यों सर्विस करना चाहते हैं, जब आप इस स्टेट में हैं और नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, नौकरी नहीं कर रहे हैं तो भी आपका थोड़ा सा अलग उत्तर हो जाएगा। तो 4 आपका वास्तव में हो गया। ठीक है, जब आउट ऑफ झारखंड और झारखंड के निवासी आप हैं और आउट ऑफ झारखंड वर्क कर रहे हैं, उसका थोड़ा अलग उत्तर होगा। आप आउट ऑफ झारखंड के हैं और दूसरे स्टेट के भी हैं, आउट ऑफ झारखंड सर्विस भी कर रहे हैं, थोड़ा अलग उत्तर होगा। झारखंड में भी 2 केस है, एक यहाँ सर्विस में है झारखंड गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के अंडर में, और दूसरा आप अभी सर्विस में नहीं है, ओनली जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सारे में उत्तर थोड़ा थोड़ा आपका डाइवर्ट करेगा। अब झारखंड सरकार के अंडर में आप वर्क कर रहे हैं और झारखंड में भी हैं, तो झारखंड के संस्थाओं से आप बेहतर तरीके से परिचित हैं, तो उस चीज को इनपुट करना है ना। और झारखंड में क्यों सर्विस करना चाहते हैं, इसके 3-4 पॉइंट है, उसको दिमाग में अच्छे तरीके से रखेंगे। कुछ कॉमन पॉइंट है सारे मामलों के लिए और कुछ विशेष पॉइंट हैं। आपकी 3 दुर्बलताएं पर्सनालिटी में और 3 खूबियां, है ना। खूबियां में आत्मरंजित नहीं करना है ना। हम लोग काफी अनुभवी होते हैं, इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स एंड जो आपका चेयरपर्सन होते हैं इंटरव्यू बोर्ड के, काफी अनुभव होते हैं। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के खूबियां नहीं दिखना है, जो खूबी है वो निश्चित रूप से बताइए, जो वास्तव में है, जो खूबी है आपका बताएंगे, उसको फिर सेटिस्फाइड करने की क्षमता होनी चाहिए। दुर्बलताएं ऐसा बताना है जो वास्तव में है लेकिन वो सकारात्मक है। ठीक है, जैसे दूसरों से तुलना करने की हमें प्रवृत्ति है, किसी भी काम को शीघ्र करने की थोड़ी सी व्यग्रता होती है जिसमें मैं सुधार करना चाहता हूं। इन दुर्बलताओं को दूसरे तरीके से इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप में ऐसी क्या क्या कमियां हैं जिसे आप दूर करना चाहेंगे, है ना, जो आपको लगता है कि सिविल सेवा के क्षेत्र में बाधक बन सकता है, इट इज। इसके अलावा आपका सिचुएशनल क्वेश्चन एक आज मैं बता दे रहा हूं, अतिक्रमण। आप किसी भी प्रखंड में, अंचल में सीओ के रूप में पोस्टेड हैं और सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है, कुछ दबंगों के द्वारा कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में आप क्या एक्शन लेंगे। दूसरा आता है कि कुछ दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जो गरीब हैं, फुटपाथ ठेला लगाते हैं, छोटे छोटे दुकान बना लिए हैं, या फिर कुछ अवैध बस्तियां बसा दी गई हैं। तो सब में थोड़ा थोड़ा आपका अलग उत्तर होगा। अब दबंग व्यक्ति है, उसका कुछ आधार भी है, कुछ नेताओं से संपर्क भी है, आम जनता में भी कुछ आधार है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, क्लियर। देखिए, ऐसी स्थिति में आपका उत्तर जो आपका सीधा सीधा होगा कि जो भी सरकारी नियम कानून है उसके अनुसार आपको करना है, वही बोलना है आपको इंटरव्यू में। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड में होते हैं, इंटरव्यू रूम में होते हैं, आपके पीछे आपका संविधान और कानून हमेशा खड़ा रहता है।
उस आधार पर जो सही है उसके अनुसार बोल दीजिए। सलाह जब आप देते हैं, सलाह देने के दौरान इन संविधान और कानून से थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह असंवैधानिक नहीं होना चाहिए। यानी कि भविष्य में अगर कोई संशोधन हो संविधान में तो आपका सलाह संविधान में शामिल करने योग्य हो। अगर कानून कोई नया बने तो आपने जो सलाह दिया है वो कानून बनने योग्य हो। कुछ भी ऐसा सलाह नहीं देना है जो आपका पूरी तरीके से अवैध है, देश विरोधी है, वो पूरी तरीके से गलत होगा। सरकारी नीतियों से बहुत ज्यादा अलग नहीं हटना है, चाहे वो भारत सरकार की नीति हो या आपका झारखंड सरकार की हमारी नीति हो। इनकी योजनाएं हैं, ये सब के बहुत ज्यादा विरोध में नहीं जाना है। इंटरव्यू बोर्ड से अनावश्यक वाद विवाद में नहीं पड़ना है। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। समय के साथ और भी चर्चा करते रहेंगे। अतिक्रमण के 2 केसेस बता दिया गया। एक और मैं अभी जोड़ ही देता हूं, एक इसको पहले कर देते हैं। चयन नहीं होगा तो क्या होगा? प्लान बी आपके पास है, इसका क्या सटीक उत्तर होना चाहिए? ठीक है, पहला तो अपने आप पर आपको भरोसा दिखाना है बोर्ड मेंबर के समक्ष कि मैंने बहुत बेहतर तरीके से प्रत्येक चरण में परफॉर्म किया है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार मेरा चयन निश्चित रूप से होगा। लेकिन फिर भी अगर चयन नहीं हो पाता है, क्लियर, तब आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। फिर अगर आप बेरोजगार हैं, ठीक है, यानी कि अभी किसी सर्विस में नहीं है, ऐसी स्थिति में और चांसेस आपके बचे हुए हैं, ईमानदारी से बता दीजिए, है ना, फिर भी चयन नहीं हो पाता है तो मैं एक और प्रयास करूंगा जेपीएससी को क्लियर करने का। आप नौकरी में हैं तो बता दीजिए, मैं जो सर्विस में हूं उसी में आप कंटिन्यू रखूंगा, क्लियर। इसके अलावा लास्ट चांस आपका है तो आप कुछ भविष्य के प्लानिंग रखे ही होंगे, उसको बता दीजिए कि टीचिंग के क्षेत्र में आऊंगा, कोई बिजनेस करूंगा, क्लियर। लेकिन शुरू में ये सकारात्मक बता देना है कि मुझे भरोसा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में घबराना वहां पर नहीं है। पेशा चर्चित बना हुआ है, पेशा के हर पहलुओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। वहां कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं पेशा से रिलेटेड, उसका उत्तर, बेहतर उत्तर क्या होना चाहिए, वहां पर क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इन चीजों का ज्ञान आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एबिलिटी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर इसकी जानकारी हो जाए कि अगर पेशा से रिलेटेड पूछा गया है, सीएनटी एसपीटी या टीएससी से रिलेटेड पूछा गया है तो आप वहां पर उलझे नहीं। अब टीएससी में पूछा जा सकता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, है ना, इसमें पूछा जा सकता है कि संविधान में तो लिखा हुआ है कि राज्यपाल के अनुशंसा से होना चाहिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन। यहाँ तो नियमावली ही चेंज करके रख दिया गया, है ना, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नियमावली को चेंज कर दिया गया। अब सर्वे सर्वा जो है मुख्यमंत्री हो गए, क्या ये उनके द्वारा असंवैधानिक निर्णय नहीं लिया गया? संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यपाल के अनुशंसा से। अब क्या उत्तर आप देंगे? इसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। वहां पर हड़बड़ा जाने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन में आप हड़बड़ाएंगे तो अगला क्वेश्चन आपका इफेक्टेड होगा, याद रखिएगा। और ऐसे विवादित क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, क्लियर। सीएनटी एसपीटी के आदिवासियों को गरीब बना रहे हैं, पिछड़ा बना रहे हैं, उसके जमीन को मूल्य को कम कर रहे हैं, ठीक है। क्या इस एक्ट को समाप्त कर देना चाहिए? क्या सीएनटी एसपीटी झारखंड के विकास में बाधक है? जिनका ऊपरी नॉलेज रहेगा वो सीधा सीधा हड़बड़ा के बोल देंगे हाँ खत्म कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके भी आपके उत्तर हैं, समय आने के साथ जितना समय मिल पाएगा यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। पेशा, पेशा जो है आपका एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। भुरिया कमेटी के सिफारिश पर 1996 में आपका लागू हुआ था। उस पेशा, पेशा का अर्थ होता है पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया। 1993 में तो आपका पंचायती राज अधिनियम आपका पारित हुआ था संसद से। इसमें स्पष्ट नहीं किया गया था कि शेड्यूल एरिया में लागू होगा या नहीं लागू होगा, लेकिन लागू कर दिया गया, जिसका आदिवासी समाज के द्वारा निरंतर विरोध किया गया कि नहीं, इसको लागू नहीं करना है, हम लोगों को कुछ स्पेशल अधिकार चाहिए, या फिर जो हमारे परंपरागत है उसको बनाए रखा जाए। मांझी है, मुंडा मानकी है, या ढोकलो सोहर है, झारखंड का उदाहरण के संदर्भ में बता रहे हैं।
तो उनके द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई कि हमारा जो व्यवस्था था है उसके अनुसार चल रहे थे, तो आप पंचायती राज क्यों हम पर थोप रहे हैं। ठीक है, इससे हमारी स्वायत्तता जो है कमजोर पड़ती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो अंग्रेजों ने भी हमें दिया है, आप क्यों छीन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पेशा को लाया जाता है 1996 में, जिसमें ग्राम सभाओं को भरपूर अधिकार दिए जाते हैं, जल से संबंधित, जंगल से संबंधित, खनिज से संबंधित, अपने सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों को नियंत्रित करने से संबंधित, गांव के गौण खनिजों से संबंधित। तो ग्राम सभा को भरपूर अधिकार इसके माध्यम से दिए गए। अगर ग्राम सभा को अधिकार दिए जाएंगे तो सरकार के अधिकार की कटौती होती है। ऐसी स्थिति में सरकार, जो 10 राज्यों में आपका पेशा लागू है, अब वहां के सरकारों में से 8 कहा जा रहा है कि नियमावली को लागू कर दिया गया है। झारखंड उन राज्यों में शामिल है जहां नियमावली 2022 में स्वीकृत की गई थी कैबिनेट के द्वारा, लेकिन उससे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है, नोटिफाई नहीं किया गया है। क्यों नहीं नोटिफाई किया गया है? क्या नोटिफाई होना चाहिए? कल ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई, उसमें राज्यपाल के द्वारा का निर्देश दिया गया है कि पेशा नियमावली को यथाशीघ्र झारखंड में लागू किया जाए, है ना, नोटिफाई किया जाए। तो देखिए आगे तो भविष्य का आपका है कि सरकार किस रूप में इसे लागू करती है, लेकिन यह आपका ज्वलंत मुद्दा बना हुआ और इससे प्रश्न आपका रहेगा। तो कौन कौन से प्रश्न रहेंगे मैंने बता दिया है। जो इंपॉर्टेंट आपके 10 टॉपिक थे, 14th जेपीएससी के बारे में भी मैंने चर्चा कर लिया। ठीक है, और यहाँ इन सारे टॉपिक्स के बारे में और बहुत सैकड़ों टॉपिक्स का वहां पर नोट्स उपलब्ध है, डिस्कशन होता है लाइव क्लास में। क्लियर, वहाँ बंद नहीं होता है, कोई सीजनल नहीं, वहाँ पर आपका क्लासेस चलता है। वहाँ आपके करियर के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होता है। ठीक है, वहाँ रेगुलर एक बेहतर कलेक्शन है, वीडियो भी उपलब्ध है। वहाँ पर जुड़िए और लाभ उठाइए, और खुद से करना है तो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहिए। जितना संभव होगा आप लोगों का हेल्प मैं करने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 14वां जेपीएससी के फाउंडेशन बैच में जिनको जुड़ना है जुड़ सकते हैं। वहाँ बहुत तीव्रता के साथ क्लासेस मेंस और पीटी के चल रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस।